श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं रोशन दया केमिस्ट्री पीजीटी सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। हमारा अध्याय चल रहा है वैद्युत रसायन, जिसके पार्ट सेकंड में हम जो आज स्टडी करेंगे धातुओं का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हम कैसे उसकी गणना करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव। धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की गणना। स्टूडेंट्स, धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विभव जो होता है, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, उसकी हम गणना किस प्रकार से करेंगे उसको ध्यान से देखना। हमने कल भी आपको बताया था SHE यानी इसके द्वारा करते हैं। ये क्या चीज है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा। तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा इसकी गणना करेंगे। क्या होता है कि जैसे नॉर्मली कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसके अंदर हम कोई धातु की छड़ उसमें डालकर और उसको यदि हम किसी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड कर देते हैं तो उसके द्वारा हम धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ बोर्ड पे हम बताते हैं कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है। E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये फार्मूला आपको लगाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा ही किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। अब देखिए कैसे। जैसे मेरे पास में यहाँ ये पात्र है और यहाँ मेरे पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। उसमें एक कांच की ऐसे ट्यूब होती है और ट्यूब में क्या लगा रहता है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, और इसके नीचे प्लेटिनम पत्र लगा है। इस ग्लास की ट्यूब में हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस फ्लो करते हैं और 1 मोलरिटी का इसमें HCl है। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर मैं एक ये जिंक की रॉड डालता हूँ और इसमें जिंक सल्फेट भर देता हूँ। ये जिंक की रॉड है और इसमें अपघट्य के रूप में मैं 1 मोलरिटी जिंक सल्फेट, 1 मोलरिटी जिंक सल्फेट लेता हूँ। देखिए
यहाँ से जो जिंक की रॉड है, ये इलेक्ट्रोड, और बीच में मैं यहाँ इसको जो धातु यानी लवण सेतु है उससे कनेक्टेड कर देता हूँ इसको। ये मैंने इसको लवण सेतु से कनेक्ट कर दिया। तो ये इसको लवण सेतु से कनेक्ट कर दिया। यहाँ वायर लगा के मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। तो यहाँ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास में एक वोल्ट मीटर है और इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, ये रॉड है जिंक की। मैंने कल बताया था जिंक इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, मैंने कल क्या बताया था कि जो ये प्लेटिनम की रॉड है, यानी प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है, किसमें है ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड? ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ये जो प्लेटिनम है ये एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। अब इस स्थिति में ये एनोड होगा या कैथोड होगा। तो देखिए, ये इसके अंदर जिंक सल्फेट और जिंक है, तो ये देखिए सीधा सीधा इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। और मैंने कल ही बताया था कि जहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है वहाँ पर हमेशा ये काम करेगा एनोड का। तो जिस और ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो क्या करेगा? एनोड का काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो एनोड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहाँ अपचयन की अभिक्रिया हुई, अपचयन। तो ये हो गया आपके कैथोड। और मैंने बताया था आपको कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव उसकी वैल्यू होती है 0.0 वोल्ट। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0.0 वोल्ट, 0 होती है। तो अब देखिए ये फार्मूला, इसमें सपोज कीजिए यहाँ जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में फ्लो होगी, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो ये देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक है, रीडिंग है, वो सपोज कीजिए 0.76 वोल्ट आ गई। और कैथोड के लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैथोड के लिए E0, तो ये हो गया 0। माइनस एनोड के लिए निकालना तो उसको X माना, तो स्पष्ट है ये आएगा 0.76 इक्वल टू -X। तो -X यानी इसकी वैल्यू हो गई -0.76। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ मैंने जिंक सल्फेट लिया, इसकी स्थान पर यदि मैं कॉपर सल्फेट ले लूँ तो क्या होगा? तो देखिए दूसरी स्थिति में मैं कॉपर सल्फेट लेता हूँ तो यहाँ ये देखिए इस बार मैं इसमें कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ और कॉपर सल्फेट में कॉपर की राड डाल रहा हूँ। इस बार मैंने इसमें इलेक्ट्रोड कॉपर का बनाया है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसमें 1 मोलर T कॉपर ऑक्साइड है, सॉरी कॉपर सल्फेट है। अब देखिए यहाँ
ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और नीचे क्या है, प्लेटिनम पद, और इसमें भरा है 1 मोलरिटी HCl, 1 m HCl, और यहाँ ये लवण सेतु कनेक्टेड है और इसमें भी यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। यहाँ मैंने इसके अंदर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है। तो ये देखिए इस डायग्राम कोई विशेष अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि इस बार मैंने यहाँ कॉपर सल्फेट ले लिया। इस बार देखिए इसमें एनोड का कार्य कौन करेगा, कैथोड का कार्य कौन करेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो प्लेटिनम होता है यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। तो यहाँ तो कैथोड का काम किया, लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेप्ट करेगा कॉपर, तो यहाँ अपचयन की अभिक्रिया होगी और जहाँ अपचयन की क्रिया होगी वहाँ कैथोड, और इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ क्या होगा, जहाँ ऑक्सीकरण होगा वो एनोड का काम करेगा, ये एनोड का काम करेगा। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। गैल्वेनिक सेल है उल्टी डायरेक्शन में होती है। सामान्य सेलों में जो विद्युत धारा होती है वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन तो जो होता है एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, लेकिन धारा है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रही। तो अब देखिए इसके लिए भी हम जो है ये इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं, फार्मूला वही काम आएगा, E नॉट सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E नॉट एनोड। देख लीजिए इसको, और अब देखिए इसमें से ये माइनस करना। तो इस बार मान लीजिए मैंने यहाँ रीडिंग ली और सपोज कीजिए रीडिंग आ गई 0.34 वोल्ट। तो इस बार जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसके लिए मैंने पहले ही बताया था जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर इसके बाद इसको x मान लेते हैं कैथोड को इस बार, और इसके लिए वैल्यू मैंने बताया था E नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए 0 होती है, तो ये हो गया -0। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.34। यहाँ तो x की वैल्यू प्लस में आई है और यहाँ x की वैल्यू इसमें माइनस के। इसके लिए जो x की वैल्यू है वो क्या आई -0.76। x क्या है यहाँ पर, ये जो एनोड के ऊपर जो है इलेक्ट्रोड विभव है और यहाँ पर जो है सीधा सीधा ये कैथोड पर इलेक्ट्रोड विभव है। क्या बताया मैंने बताया था कि जो धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं। तो सीधा सीधा है, उसके अंदर हमको चाहिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को एक बार हम जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की रॉड डालकर उसमें जोड़ दिया। तो उसके लिए जब मैंने उसकी वैल्यू निकाली तो मेरे पास में आया -0.76। दूसरी बार मैंने जब कॉपर सल्फेट और कॉपर की रॉड के साथ उसको कनेक्टेड किया तो मेरे पास में जो इसकी वैल्यू आई 0.34। तो यहाँ ये प्लस में आई है, यहाँ इसकी माइनस में आई। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में भी आ सकता है और इलेक्ट्रोड विभव का मान माइनस में भी आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो
मानक इलेक्ट्रोड विभव के अकॉर्डिंग धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है वो किस प्रकार से होती है उसको हम स्टडी करेंगे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? देखिए, जो तत्व होते हैं, तत्वों को यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। तो परिभाषा क्या हो गई? तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो ये देखिए, इसको आप राइट डाउन भी कर लीजिए। तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे सब सर्वाधिक जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो फ्लोरीन का होता है 2.87 वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए होता है 0.0 वोल्ट, और जो सबसे कम होता है वो लिथियम का होता है। लिथियम का होता है -3.05 वोल्ट। सक्रियता श्रेणी में जैसे आपने उदाहरण देखा होगा, क्लासों में पढ़ा होगा, विस्थापन अभिक्रिया, उसमें अधिक सक्रिय धातु जो होती है वो अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे एक तो ये लाभ होता है कि इसके द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन की व्याख्या होती है, और जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया वो होगी या नहीं होगी ये भी इससे पता चल जाता है। जैसे देखो, ये आयरन है, ये निकल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो ये Fe+2 प्लस निकल। स्पष्ट है कि जो आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और जो निकल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो स्पष्ट है कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। तो दोनों अभिक्रिया हो रही है, तो जिसमें दोनों अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक आयरन का पात्र है, लोहे का पात्र है, ये लोहे का पात्र है, ये एक आयरन का पात्र है। क्या इस लोहे के पात्र में
निकल सल्फेट रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। देखिए, यदि इसमें निकल सल्फेट रख दें तो क्या होगा, सीधा सीधा निकल सल्फेट और आयरन की रिएक्शन होगी, और आयरन जो आयरन है वो निकल से अधिक सक्रिय है और ये पावरफुल होने के कारण से इसको विस्थापित कर देता है, तो आयरन सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट। हम किसी विलेन को किसी बर्तन में सुरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ आयरन सल्फेट बन जाता है, तो इसलिए हम लोहे के बर्तन में निकल सल्फेट को नहीं रख सकते। एक दो अभिक्रिया और देखिए, जैसे आयरन होता है, उसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, यानी लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये आयरन सल्फेट और कॉपर को ये अलग कर देते। अब देखो, ये आयरन जो था वो पावरफुल था, जिसके कारण से इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, लेकिन कॉपर को यदि आयरन सल्फेट में रख दें तो देखिए ये कम सक्रिय धातु है आयरन की तुलना में, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें आयरन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो ये ज़्यादा सक्रिय है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन करा दी जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ देखिए जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, क्योंकि जिंक सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है। और इसके विपरीत यदि मैं यहाँ कॉपर और ये H2SO4, तो ये कॉपर, ये विस्थापन विक्रिया नहीं होगी। तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है उनको यदि बढ़ते अथवा घटते क्रम में लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इससे हमें ये पता चल जाता है कौन रेडॉक्स अभिक्रिया करेगा, कौन नहीं करेगा। एक ध्यान रखिए, जो कभी भी जो सेल होते हैं, जो गैल्वेनिक सेल है या कोई भी प्रकार का सेल है, उसके लिए E0 सेल, उसका जो मान होता है वो 0 या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये है तो उसमें सेल में रिएक्शन नहीं होगी। ये हमेशा धनात्मक होना चाहिए, E0 सेल धनात्मक होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे नैनसर्ट समीकरण। अब जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो नैनसर्ट, आरबीसी में से लिखा नैनसर्ट और एनसीईआरटी में नैनसर्ट ऐसे लिखा गया है। एक ही बात है, समीकरण। नैनसर्ट समीकरण, लैंग्वेज का कोई केमिस्ट्री में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो नैनसर्ट समीकरण जो है वो हम पढ़ेंगे, वो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो उसके लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो E0 सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, वो क्या थी, 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए और 298 केल्विन
टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हम जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव द्वारा हम इसकी गणना कर सकते हैं। देखिए सभी सॉल्यूशन में तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं कि 1 मोलरिटी का हो और वो रूम टेम्परेचर पर हो सकता है, ठंडा स्थान हो, गर्म स्थान हो, तो ये कंडीशन तो आपको मिलती नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि E और E नॉट में एक संबंध निकालते हैं, E और E नॉट में एक संबंध निकालते हैं। इन दोनों में संबंध निकालेंगे तो वो जो संबंध होगा उसको हम बोलेंगे नैनसर्ट समीकरण। तो क्या समीकरण है वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ नॉर्मल ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई भी प्रकार की एक मेटल आयन है और इसने इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया Mn, सॉरी मेटल, M मीन्स मेटल। तो स्टूडेंट्स जो नैनसर्ट्स इक्वेशन होती है वो ये होती है, सामान्य इलेक्ट्रोड विभव E मीन्स सामान्य इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of M upon concentration of M ion। ये यहाँ देखिए जो E क्या है, यहाँ E सेल जो यहाँ लिख देता हूँ साइड में। यहाँ देखिए ये है सामान्य इलेक्ट्रोड विभव, सामान्य इलेक्ट्रोड विभव। और E नॉट ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। R क्या है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। इसकी वैल्यू देखिए, गैस स्थिरांक जो होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है। देखिए 8.314, देखिए ये जूल पर मॉल केल्विन, ये गैस स्थिरांक की वैल्यू है। क्या वैल्यू है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और उसके बाद में T यहाँ है परम ताप, और परम ताप के लिए जो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। N यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है, फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक क्या होता है, देखिए एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में जितना आवेश होता है उसको फैराडे स्थिरांक कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
एक मॉल, एक मॉल इलेक्ट्रॉन्स में एक मॉल इलेक्ट्रॉन्स में जितना आवेश होता है उसे फेराडे स्थिरांक बोला जाता है, और वो भी कांस्टेंट है, फिक्स है। उसकी वैल्यू होती है 5,6,500 कूलाम। उसके बाद में देखिए यहाँ m क्या है, m है धातु की सांद्रता, धातु की सांद्रता, और इस धातु की सांद्रता को हम इकाई मानेंगे, मतलब एक मानेंगे, यूनिट। उसके बाद में धातु के आयन की सांद्रता m प्लस n, ये है धातु आयन की सांद्रता। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नैनसर्ट समीकरण है, इसमें मैंने जो लिखा है इसमें कौन सी क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। वापस देखिए, ई सेल सामान्य इलेक्ट्रोड विभव है और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। आर है वो गैस स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल स्मॉल केल्विन होती है। उसके बाद टी परम ताप है जिसकी वैल्यू 298 केल्विन होती है। उसके बाद में n भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और f फेराडे स्थिरांक। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में जो आवेश होता है वो फेराडे स्थिरांक कहलाता है, जिसकी वैल्यू 56500 कूलाम। उसके बाद में जो m है वो धातु आयन की सांद्रता है और m प्लस जो n है वो जो है धातु आयन की सांद्रता। ये केवल धातु, ये देखिए m, ये धातु की सांद्रता है, ये धातु आयन की सांद्रता, इसको मैंने एक मान लिया तो क्या होगा। देखिए अब ये सामान्य इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू A0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, इसको मैंने 1 मान लिया तो ये हो गया 1 अपॉन ये धातु आयन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमको पता है R की, टेम्परेचर की और F की, क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू E0 माइनस, अब देखिए जब हमारे पास में R की वैल्यू है 8.314, T की वैल्यू है 298 और F की हमारे पास में वैल्यू है, तो हम इनको वैल्यू जब पुटिंग करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 0.591 अपॉन n। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, तो ये हो गया log 1 अपॉन m n प्लस 2। तो हमारे पास में ये वैल्यू इसके लिए आ गई है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा एक हमारे पास में एक छोटे से धातु के लिए नैनसर्ट समीकरण आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नैनसर्ट समीकरण द्वारा
EMF यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की गणना। नैनसर समीकरण द्वारा विद्युत वाहक बल की गणना कैसे करेंगे? तो देखिए, कल हमने जो गैल्वेनिक सेल लिखा था उसके लिए मैं स्वरूपण जो लिखा था उसके लिए कैसे लिखा था, इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ एनोड, फिर मैंने एक ऊर्ध्वाधर लाइन, और फिर यहाँ ये +2, फिर लवण सेतु के लिए यहाँ डबल लाइन, फिर ये कॉपर +2, और फिर यहाँ सिंगल लाइन, और ये कॉपर। तो ये देखिए, इस साइड में कैथोड और इस साइड में एनोड था। तो हमारे पास में यदि मैं इनके लिए लिखूं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। सबसे पहले मैं कैथोड के लिए लिख रहा हूं, कैथोड हेतु अच्छी तरह से समझना है, कंसेप्ट ठीक क्लियर करना है, रटना नहीं है। तो देखिए, यहाँ कैथोड हेतु सबसे पहले जब मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो Cu+2 Cu इक्वल टू E0 Cu+2 Cu माइनस 0.591 अपॉन n log 1/Cu+2। ये देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ कैसे लिखी मैंने, कौन से फार्मूले से लिखी थी? इस फार्मूले से ये रिएक्शन लिखी है। ए सेल यानी जो सामान्य इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। तो स्पष्ट है कि भाई मैंने यहाँ सबसे पहले कैथोड में से मैं माइनस करूँगा, इसलिए मैंने ये रिएक्शन। दूसरी मैं लिख रहा हूँ एनोड के लिए, एनोड है तो देखिए ए, अब एनोड के लिए तो ये है, तो यहाँ देखिए Zn+2 Zn इक्वल टू E0 Zn+2 Zn माइनस 0.591 n log 1/Zinc+2। ये देखिए, ये रिएक्शन है, कैथोड पर ये होगी, एनोड पर ये होगी। अब देखिए, अब हम इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो ये सबसे पहले यहाँ सामान्य इलेक्ट्रोड विभव, तो ये देखिए सामान्य इलेक्ट्रोड विभव तो स्पष्ट है कि इसमें से जब ये माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, देखो या माइनस या प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा एक यहाँ सामान्य इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा से, और जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये नॉट है, ये भी नॉट है, तो यहाँ आ जाएगा E0। अब देखिए, इसको आप काट नहीं सकते, इसमें से देखो क्योंकि यहाँ कॉपर है और यहाँ जिंक है, तो ये देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस 0.591 अपॉन n, ये तो कॉमन आ गया। अब देखो पीछे क्या बचा, इसमें
log 1 अपॉन कॉपर आयन यहाँ प्लस है लेकिन बार माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस log 1 अपॉन जिंक +2। ये देखिए ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आई है, यानी कि इसको सॉल्व करने का ये तरीका। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये ई सेल आप जानते हो सामान्य इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी कंडेंसर समीकरण से, और हमारे पास में ये आ गया। अब देखिए log a माइनस बी क्या होता है? log a माइनस बी होता है log a अपॉन बी। तो यहाँ ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन n log 1 अपॉन Cu प्लस 2 आयन अपॉन 1 अपॉन जिंक प्लस 2 आयन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ई सेल यानी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू ये मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.591 अपॉन n, और ये आ गया लॉग जिंक प्लस आयन ऊपर, और नीचे क्या आ गया कॉपर प्लस आयन 2। ये तो देखिए यहाँ पर जो हमने देखा ये क्या है, ये एनोड है और ये कैथोड आयन है। तो ऊपर एनोड आयन आएगा, नीचे कैथोड आयन आएगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ई सेल यानी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन n लॉग, यहाँ देखिए जिंक का हमने एनोड, तो ये देखिए यहाँ एनोड आयन अपॉन ये कैथोड आयन, ये हो गया कैथोड आयन। तो आपको इस प्रकार से इसको याद करना, एकदम इजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि जो n की संख्या होती है वो हमेशा दोनों पक्ष में इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये निकल, ये निकल आयन, ये लवण सेतु, और मान लीजिए ये, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इस साइड में तो हमारे पास में ये क्या था, कैथोड, ये एनोड था। इस पे यहाँ दोनों जो आयन थे समान थे, यहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो वो कैसे होती है, देखिए n की वैल्यू हमको इक्वल कैसे करना है। जैसे ये निकल है, निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और अर्जेंटम जो चांदी है उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब
यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और अर्जेंटम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करें? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वल करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। केवल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पूरी कंप्लीटली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ 2 से जो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसके लिए जब ये लिखी जाएगी रिएक्शन, तो ऐसे लिखी जाएगी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू E नॉट माइनस 0.531 अपॉन n लॉग, ऊपर निकल आयन आ गया, अपॉन ये अर्जेंटम चांदी। लेकिन यहाँ पर जो हमने जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पावर में लिखना है, घात में लिखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो समान थे, तो n की संख्या भी समान होनी चाहिए, तो इससे हम n की संख्या समान कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नैनसेट समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक। स्टूडेंट्स देखिए, जो नैनसेट समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक रिएक्शन देखिए, जिंक प्लस Cu+2 आयन, जिंक प्लस 2 प्लस Cu। आपने 11th में पढ़ा है जो साम्य स्थिरांक होता है Kc, जो Kc की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट्स यानी साम्य स्थिरांक, वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है? उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल अपॉन जो अभिकारक है उनका सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, यानी क्रिया फल के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, द्रव्यमान का गुणनफल इनको सांद्रता का गुणनफल भी लिख दिया जाता है कई जगह, और ये क्रिया कारक या अभिकारक कुछ भी लिख सकते हो, क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। ये देखिए 11th में पढ़ा होगा, कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है कि जो उत्पाद है उनकी सांद्रता का गुणनफल, एक ही बात है उससे। अब देखिए Kc इक्वल टू, देखिए यहाँ ये क्रियाफल है तो इनका गुणनफल यहाँ लिख देता हूँ मैं, अपॉन, और ये। अब कॉपर को और जिंक को मैं यूनिट मान लेता हूँ, इकाई मान लेता हूँ, एकांक मान लेता हूँ। तो इस Cu को भी मैंने 1 मान लिया, जिंक को भी मैंने 1 मान लिया। तो मेरे पास में वैल्यू आ गई Kc इक्वल टू जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, मेरे पास में ये वैल्यू आ। अब नैनसेट समीकरण क्या कहती है वो देखिए, सामान्य इलेक्ट्रोड विभव
इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग जिंक प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2। इन्हीं के लिए लिख रहे हैं हम। तो ये आ गया ई सेल ई नॉट सेल माइनस, इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो, 0.591 अपॉन एन, और यहाँ लोग इनकी जगह में के सी रख सकता हूँ, क्योंकि के सी जेड एन प्लस 2 और सी यू प्लस 2 आयन के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब साम्य अवस्था होती है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ऑक्सीकरण रिएक्शन होगी, तो डोनेट करते करते एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होना बंद हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होना बंद हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो उस स्थिति में जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विभव है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग के सी। अब देखिए इसको मैं पक्षांतरण कर देता हूं, तो ये आ गया E इक्वल टू 0.591 अपॉन एन log के सी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जब यहाँ से पक्षांतरण हुआ तो माइनस में हो गया, और यहाँ भी माइनस था तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाने के कारण से मेरे पास में ये वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास में जब ये वैल्यू आई तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया n सामान्य इलेक्ट्रोड विभव इक्वल टू 0.591 log के सी, और log के सी की वैल्यू निकालता हूँ, तो log के सी इक्वल टू 0.591 एन सामान्य इलेक्ट्रोड विभव, और ये आ जाएगा अपॉन 0.591। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब देखिए, इस मान लेते हैं ये वैल्यू, इसका आंसर x आ गया, सपोज कर लीजिए आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू एंटी लॉग x। एंटी लॉग जो लॉग होता है उसका एकदम उल्टा होता है, उसका ऑपोजिट होता है, तो वो हम एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, एंटी लॉग की वैल्यू देखनी आनी चाहिए, तो हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए। विद्युत सेल हेतु गिब्स ऊर्जा ये हम निकालेंगे। आप जानते हो कि जो सामान्य इलेक्ट्रोड विभव होता है सेल का,
वो क्या होगा, W/Q। पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, कार्य बटा आवेश। तो कार्य क्या होगा, W = समान इलेक्ट्रोड विभव इंटू Q यहाँ क्या, चार्ज। और सेल है तो सेल के लिए हम ये नेगेटिव काम लेते हैं। कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल। अब देखिए Q = क्या होता है, चूंकि Q क्या होता है, Q होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा मात्रा में हम वहाँ पर हम क्या लेते हैं, फैराडे स्थिरांक। तो ये हो गया W = E सेल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ NF। वर्क के स्थान पर मैं जो गिब्स ऊर्जा लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों एनर्जी का भी जो ऐसा यूनिट जूल होता है, वर्क का भी यही होता है। तो गिब्स ऊर्जा =-NF E सेल, यानी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, तो इसको इस प्रकार से लिखिए, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। गिब्स नॉट -NF E0 सेल, और E0 सेल की वैल्यू, तो ये गिब्स एनर्जी -NF, इसकी वैल्यू आपको पता है इस सेल की क्या होती है, तो वो आपको अच्छी तरह से बताया, वो वैल्यू लिखनी है 2.303 RT/NF, या लोग KC भी लिख सकते हो, KC। तो यहाँ देखिए ये इससे ये इक्वल है और यहाँ माइनस है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो मेरे पास में आ गया गिव्स एनर्जी =2.303 RT/KC। तो ये गिब्स ऊर्जा आ गई हमारे पास में। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को हमेशा हर एक स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करें। देखिए सभी का भला होना चाहिए। हमारा इसमें क्या भला हो रहा है, कुछ भला नहीं हो रहा है, तो हम किसी का भला कर रहे हैं, तो आप भी किसी का भला कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, जिससे दूर बैठे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी है, वो अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, उन्हीं को भी उनका लाभ पहुँचेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया और दूसरे स्थानों तक पहुँचाया। धन्यवाद।